नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम 10th क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा पहला चैप्टर है वह क्या है? वास्तविक संख्याएं। ध्यान रखिए, यहाँ पे हम थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आज तक उसको भी हम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पेन और पेपर लीजिए, जो भी हम आपको पढ़ाने वाले, जो भी हम आपको समझाने वाले हैं उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसे ही हम थ्योरी खत्म करते हैं तो आप जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या फिर आप और कोई बुक को रेफर कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, भाज्य और अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, बेसिक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, अभाज्य गुणनखंड को बहुत अच्छे से समझेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी करेंगे। अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाने, इसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। परिमेय संख्या अगर हो तो उसका जो दशमलव है वो शांत होगा या अशांत होगा, उसको कैसे पहचाने उसको भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ जब भी हमारा कोई एक टॉपिक खत्म होगा इस चैप्टर का तो उससे रिलेटेड अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज होंगे तो हम उसको भी करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझने से पहले हम आपको ये बता दें, यह केवल नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप इसका यूज पिछले क्लासों में कई बार कर चुके हैं। यह कुछ और नहीं, यह क्या है? एक भाग मेथड है। क्या है? एक भाग है। कैसे भाग देते हैं उसका एक तरीका है, और उसी जो हम भाग दिए ना उसी को कैसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, उसी को दर्शाने का एक तरीका है। एल्गोरिदम का यहाँ जो मेन मतलब होता है वह होता है एक विशेष पैटर्न के थ्रू जब हम भाग को पढ़ते हैं तो उसी भाग को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप डरिए मत, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम केवल और केवल भाग का एक दूसरा नाम है। तो आपको यहीं से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का डर खत्म हो जाएगा। और अगर कोई इससे पूछे इसका मेन यूज क्या होता है तो इसका मेन यूज होता है 2 नंबर का एचसीएफ निकालने में। जब आपको एचसीएफ निकालने बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो आप अगर भाग विधि जानते होंगे तो उसी भाग विधि का ही यूज करना है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखने का तरीका चेंज होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं ना, पहले भाग का कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं, फिर भाग विधि जो हम जानते थे एचसीएफ निकालने का वो करेंगे, और तीसरा क्या करेंगे, उसी भाग विधि को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे लिखेंगे, कैसे दर्शाएंगे उसको समझेंगे। तो चलिए छोटे छोटे पहले भाग को समझते हैं। मान लीजिए आपको भाग दिया गया हो, आपको भाग देने के लिए बोला गया हो 2 से भाग दीजिए 5 में, तो कैसे भाग दीजिएगा? 2 बार भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4। शेषफल कितने आएंगे? 1। क्लियर? ध्यान रखिए किसका क्या नाम होता है आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। चलो इसको पूरा लिखते हैं शेषफल। ये चीजें आपने पहले जरूर पढ़ा होगा। क्लियर?
इसी का यूज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करने वाले हैं, इसलिए आपको पहले यहाँ बता दिए। क्लियर हो गया। अब एक और भाग देते हैं, छोटा छोटा पहले आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं। मान लीजिए आपको 3 से भागा देना हो 6 में, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, कितना हो जाएगा शेषफल? 0। क्लियर है। अगर 3 से भागा देना होता आपको 5 में, तो कितना होता? 3 एकम 3, कितना शेषफल आता? 2। 3 से भागा देना होता आपको 4 में, तो भी एक बार लगता, यहाँ होता 3, यहाँ कितना शेषफल बचता? 1। और अब बताइए अगर 3 में से 3 को 3 से भागा देना हो तो कितना हो जाएगा? एक बार में लगेगा शेषफल कितना हो जाएगा? 0। आप 3 से किसी में भाग लीजिए, देखिए मान लिया हम दे दिए 17 में, तो 3 बचे 15, भागफल कितना, शेषफल कितना आएगा? 2। हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि जब हम 3 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आया, 1 आया, 2 आया, फिर दिए तो यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 2 आया। अब ध्यान दीजिए कि जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, शेषफल हमेशा उससे छोटा आएगा। लेकिन कोई पूछे छोटा कितना छोटा आएगा और बड़ा कितना बड़ा आएगा, तो जो शेषफल होता है, शेषफल का जो मिनिमम मान होता है, शेषफल का इसको शेषफल को हम लिखेंगे आर, आर मैंने रिमाइंडर इंग्लिश में होता है, तो आर का जो मिनिमम मान होगा वह कितना होगा? मतलब जब भाग देंगे तो शेष कम से कम कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। कोई पूछ दे कि जो रिमाइंडर निकलता है, जो शेषफल निकलता है किसी भी भाग देने में, कोई भी 2 संख्या का भाग दे तो मिनिमम उससे छोटा नहीं हो सकता है, तो वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो शेषफल का मिनिमम मान होगा वह क्या होगा? 0 होगा। और शेषफल का अधिकतम मान कितना होगा? अगर शेषफल का मैक्सिमम मान पूछे तो क्या हो जाएगा? शेषफल का मैक्सिमम मान क्या होगा? जिससे हम भाग दे रहे हैं, मतलब यहाँ जो भाजक होगा ना, उससे छोटा होगा। उससे क्या होगा? छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ पे जिससे हम भाग दिए 3, यहाँ क्या था? 3, तो सबसे बड़ा कितना आया? 2। 2 से बड़ा नहीं आएगा, 2 ही इससे मैक्सिमम आएगा। मतलब 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर का जो मान होगा, जो शेषफल का मान होगा, वो 3 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, 3 से हमेशा छोटा ही होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ हम भागा अगर 4 से दे रहे हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 3। अगर हम दे रहे होंगे 10 से तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 9। अगर हम दे रहे हैं 100 से भाग, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 99। ध्यान रखिए जितना देंगे, जिससे भाग देंगे उससे छोटा ही होगा, लेकिन मिनिमम कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। तो यहां तक आपने समझा कि भाजक और शेषफल का रिलेशन हमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक में समझना है। भाजक और शेषफल का रिलेशन, तो हम इसको और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए समझाते हैं कि अगर शेषफल 0 होगा तो क्या होगा। तो हम पहले क्या करते हैं? 2 संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। आपने भाग विधि से एचसीएफ पहले सीखा होगा, हम उसी विधि का यूज करते हुए यहाँ समझाते हैं। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, किसी को अगर दिक्कत है तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो 3 चीज लिखे ना यहाँ पे टिक मार के, इसको प्लीज आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, 2 संख्या का पहले एचसीएफ निकालना सीखते हैं। मान लीजिए आपको 2 संख्या दिया गया है, एक दिया गया 21 और दूसरा दिया गया है 114। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा ये हमको पता करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन है एचसीएफ कितना होगा, तो आपको भाग विधि पता होगा, तो भाग विधि करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो छोटी संख्या 21 है उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या, कितना यहाँ पे? बड़ी संख्या 114 है। कितना बार में लगेगा? तो आप अगर भागा दोगे तो 5 बार में लगेगा। कितना जाएगा? 105। घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9। शेषफल कितना हो गया? 9। लेकिन शेषफल 0 नहीं हुआ, इसका मतलब हम इस प्रोसेस को, इस भाग प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। अब जिससे हम भाग दे रहे थे
वो आ जाएगा यहाँ पे 21। अब भाग देंगे 9 से, कितना बार मिलेगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। शेषफल कितना आया? 3। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो जिससे अब पहले भाग दिए थे वो आ जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पे आ गया। फिर भाग देंगे 3 से, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। कितना हो गया अब शेषफल? 0। यहाँ देखिए शेषफल कितना आ गया? 0। आपने एक चीज यहाँ ध्यान दिया होगा, जो अभी हम पहले पढ़ाए थे, अगर हम भागा 21 से दे रहे हैं तो शेषफल उससे छोटा आया 9, बड़ा नहीं आ सकता। जब हम भागा 9 से दे रहे हैं उससे शेषफल छोटा आया कितना? 3। जब हम 3 से भागा दे रहे हैं उससे शेषफल छोटा आया 0। तो जिससे हम भागा देते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा ही रहता है, उससे बड़ा या उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर? तो हम बोल सकते हैं लास्ट में जिससे भाग देने पे शेषफल 0 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम सीधे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे कुछ नहीं, इसी को बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, वहां पे सीखना उखना कुछ नया नहीं है। चलिए एक और भाग देते हैं। अब भाग देते हैं, मतलब आपको बोला जाए HCF निकालो किसका, आपको इससे बोला जाए निकालने 42 और 455 का क्या निकालना? HCF। ये थोड़ा बड़ा संख्या ले ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब मान लीजिए इसमें छोटा कौन है? 42। 42 से भागा किस में लगाएंगे? 455 में। चलिए जब 455 में लगाएंगे तो पहली बार में कितना लगेगा? ये लगेगा एक बार में, यहाँ पे हो जाएगा 42, यहाँ कितने बचेंगे? 3, और ये 5 यहाँ पे जब उतरेगा तो इसके बदले यहाँ क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ध्यान से देखिए शेषफल क्या हो गया? बचा 35 और कितने से? 42 से क्या है? छोटा है। क्लियर? लेकिन शेषफल 0 तो नहीं हुआ, तो हम इस भाग विधि को और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब क्या करेंगे? ये जो 42 है अब यहाँ उठ के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 42 यहाँ उठ के चला। अब जब 42 में भाग दिए 35 से कितना बार मिलेगा? एक बार में। कितना हो जाएगा? 35 घट के कितना हो जाएगा? हो जाएगा 60। शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस 35 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब भागा देंगे 7 से, तो 5 बार में कटेगा, 7 बचे 35। अब शेषफल कितना हो गया? 0। यहाँ भी ध्यान दीजिए शेषफल क्या हो गया? 0 हो चुका है। और जिससे भाग देने पर फाइनल शेषफल 0 हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यहाँ पे 3 से भाग देने पे 0 आया तो HCF 3 हो गया। यहाँ पे 4 से 7 से भागा दिए, यहाँ पे 7 से भागा दिए, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? हमारा HCF 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इन दोनों क्वेश्चन को समझ लिए अच्छे ढंग से। इसको ध्यान में रखते हुए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके इसको कैसे लिखें, यही हमको सीखना है। तो अब आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए 21 और 114 का HCF क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यूज क्या करना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक बार समझ लेते हैं, फिर इसका यूज करेंगे। हमने पढ़ रखा है अभी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ध्यान रखिए यूक्लिड विभाजन नियम में हम एक लेटर को यूज करते हैं। अगर भाज हमारा A होगा, भाजक B होगा, भागफल Q होगा, रिमाइंडर को R। ध्यान रखिए कि एक Q और R हमेशा फिक्स रहेगा, ये लेटर चेंज नहीं होता। A और B चेंज हो सकता है, Q और R हमेशा सेम लिखते हैं। Q मतलब क्वोशेंट होता है जिसको बोलते हैं भागफल, R मतलब रिमाइंडर होता है जिसको बोलते हैं शेषफल। अब इसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इस भाजक और इस रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो R का मान होगा वह मिनिमम 0 होगा और जो मैक्सिमम होगा वह B से छोटा होगा। तो इसको जो बोलते हैं यही हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करते हुए चल।
क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या बोला, 21 और 114 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भाग कैसे दिए, तो यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, ये जो हम पढ़े थे यहाँ तक, इसको यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 114 में भाग दिए थे किससे, 21 से, कितना आया था भागफल, 5 आया था, अब प्लस शेषफल कितना आया था, 9 आया था। ध्यान रखिए यहाँ पे भाजक कितना है, 21, भागफल है 5 और शेषफल कितना है, शेषफल हमारा हो गया 9। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूंकि शेषफल कितना है, शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो हम फिर भाग लगाएंगे। अब भाग किस में लगाएंगे, अब भाग लगाएंगे 21 में, किससे, 21 और 9 में, दिखा 9 से, तो 9 से भागा लगाया तो कितना हो गया, 21 बराबर 9 गुने कितना हो गया, 2। यहाँ पे देखिए कितना आया था भागफल, 2 आया था, शेषफल कितना आया था, 3। क्लियर है? इस यहाँ भी लिखेंगे चूंकि हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं है, तो हम भागा का प्रोसेस और आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, 9 में 3 से भागा देंगे, तो 9 में जब 3 से भागा देना चले तो 3 गुने 3 और प्लस क्या आ गया, 0। अब देखिए ये क्या बता, पहली बार भाग दिए, दूसरी बार भाग दिए, तीसरी बार भाग दिए, यहाँ भी सेम प्रोसेस किए थे ना भाग का, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया हमारा 0, इसलिए भाजक जो क्या था, भाजक बराबर 3 जो था वह 21 और 114 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना यहाँ निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 3। तो बताइए जो हम यहाँ भागा दिए थे, यहाँ पे भागा दिए थे, उसी को फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में ही तो लिखे हैं, उसी सेम प्रोसेस को लिखेंगे और तब तक खोते हैं जब तक कि 0 शेषफल ना। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, 42 और 455 का इसी तरीका से सोल्व करके देखते हैं। क्लियर है? अब आपको पूछ दे कि 42, इसको हटा देते हैं, 42 और 455 का एचसीएफ निकालने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रफ में आपको भाग देना पड़ेगा, इस तरीका से, ये सब रफ में करना है, यहाँ सामने नहीं करना है, भाग दे दिए रफ में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 455 बराबर लिखेंगे 42 गुने 10 और प्लस क्या लिखेंगे, 35। यहाँ पता चलेंगे चूंकि शेषफल हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक बार फिर से दोहराएंगे, किसके किसके बीच, 42 और 35 के बीच। तो यहाँ 42 बराबर क्या हो जाएगा, अब दूसरा भाग लगा रहे हैं, तो 35 गुना 1 और प्लस कितना, 7। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, 35 और 7 में भागा लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने 5, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कितना हो जाएगा, 0। यहाँ बोलेंगे चूंकि शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बोल देंगे 7। मात्र इस भाग मेथड को ऐसे लिखना है, क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आप भाग दीजिए और भाग के जितने स्टेप यहाँ के, यही यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है और एक थर्ड स्टेप है, इसी 3 स्टेप को हमने यहाँ करके दिखाया, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको जब कभी भी एचसीएफ निकालने बोले यूक्लिड से, तो प्लीज आप डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश मत कीजिए, आप रफ में कहीं भाग लगा लीजिए और उसी के प्रोसेस को यहाँ पे क्या करते चलिए, फॉलो करते हुए चलिए। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए कुछ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ करें, उसको करने में।
ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, वह केवल एचसीएफ निकालने तक सीमित था। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको सिद्ध कीजिए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन के रूप में आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते क्या बोल रहा है कि दर्शाए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक होगा। मतलब मोटा मोटी ये क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो अगर वह सम होगा 2q के फॉर्मेट में होगा, और अगर विषम होगा तो 2q+1 के फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन इतना ही बोला कि अगर कोई भी धनात्मक सम हो तो उसको 2q के रूप में लिखें या 2q+1 के रूप में लिखें, तो यह हमेशा सम को दर्शाएगा और ये हमेशा विषम को दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो लैंग्वेज है ना, इस तरीका से लिखने का और इस तरीका से लिखने का आपको समझ में आना चाहिए। इसे हम आपको यहाँ पहले समझाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखे कैसे, वो बात की बात है। आप ही को क्या बोला, यह सम होगा। सम के लिए क्या होता है, हम उसमें क्या करें, 2 से भाग दे। 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, q, मतलब पूरा पूरा भाग लगा। अब जब यहाँ दीजिएगा 2q+1 भागा 2, आपको पता होगा यार, इसमें अलग से भाग देगा, इसमें अलग से देगा। तो यहाँ लिखेंगे 2q/2 और फिर लिखेंगे 1/2। इसमें से इससे भाग देंगे तो यहाँ तो भागफल q आएगा। लेकिन बताइए, 1 में 2 से भाग लेगा, कभी नहीं। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 1 हमेशा बच जाएगा। क्लियर है। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो बताइए, पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या 2 से पूरा पूरा भाग लगा, नहीं लगा। जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विषम संख्या। जब 2 से भाग लग गया तो वो क्या कहलाएगा, सम संख्या। अब इसी चीज को हमें मैथमेटिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए समझाना है। क्लियर। प्रोसेस क्या होगा, सम के पहचानने का, 2 से भाग लेगा तो सम होगा, 2 से भाग नहीं लेगा तो सम नहीं होगा। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देगा, तो आप तो समझ गए क्या किए। अब जो किए है ना, ध्यान रखिए, मैथ में आप कभी भी स्टेटमेंट को रटने की कोशिश मत कीजिए कि अरे टीचर ने कैसे बताया। मैथ एक सब्जेक्ट है जहां आप अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि जो टीचर बताया हुबहू उसको रट के लिखना। हाँ, मैथमेटिकली आपको सही लिखना पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, रटने की नहीं कि लाइन बाय लाइन उसको रटें। यहाँ मैंने क्या किया, 2 से भाग लगा के देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये सम होगा, और ये नहीं लगा भाग तो बोलेंगे विषम। अब इसी जो हम जो बोले 2 से भाग लगाना, इसी को हमें मैथमेटिकली प्रूफ करके लिखना है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में आएगा, उसको समझाते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से सॉल्यूशन देते हुए समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2। क्लियर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, हम पढ़े अभी कि a बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2q+r, जहाँ ये हो जाएगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। क्लियर है। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो r होगा, r जो होगा वह 0 से के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे r जो हो जाएगा, r जो होगा वह या तो होगा 0, या तो होगा 1, या तो होगा बस, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब हम एक बार 0 यूज करेंगे, एक बार 1 यूज करेंगे। तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 2q+0, या a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2q+1। क्लियर हो गया ना।
इस स्टेटमेंट तक आपको समझ में आया होगा कि ए को कैसे लिख सकते हैं, आर का मतलब क्या होता है, आर क्या क्या हो सकता है। अब यहां लिखेंगे चूंकि ए बराबर टू क्यू 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक को दर्शाता है। क्लियर। अब लिखेंगे चूंकि a बराबर 2q प्लस 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में अगर यहाँ पे कभी भी होगा 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। क्लियर है। ये स्टेटमेंट जैसे हम लिखें आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर आपको मैथमेटिकली समझ में आएगा तो आप उसको लैंग्वेज में खुद अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्शाएं कि एक घनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इसको लिखने से पहले आपको यह समझा दे कि 4q प्लस 1 बोला विषम को दर्शाता है, तो अब 2 से भागा दो तो नहीं लगेगा। आप जब 2 से भागा दीजिएगा इसमें, तो अब ध्यान रखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4q बटा 2 प्लस 1 बटा 2। आप एलसीएम लीजिएगा तो वापस ये आ जाएगा। क्लियर है। इसमें जब भागा दीजिएगा तो यहाँ तो क्यू भागफल आ जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब यह पूरा स्टेटमेंट क्या है, 2 से भाग नहीं लग रहा है। आप अगर देखिए इसको लिखिएगा 4q प्लस 3, इसमें अगर 2 से भाग देने चलिएगा तो इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको 4q बटा 2 एंड प्लस 3 बटा 2। ध्यान रखें हम इसको बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसी को फिर हम लैंग्वेज में लिख के आपको दिखाएंगे। यहाँ से भागा दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2q। और यहाँ भागा दीजिएगा तो कितना, एक बार लगेगा और प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मतलब पूरा पूरी 3 में 2 से भागा नहीं लगेगा। इसका यह मतलब होता है कि यह भी पूरा पूरी भागा नहीं लगा, यह भी पूरा पूरी भागा नहीं लगा। इसका मतलब जब कभी भी आपको कोई नंबर मैथमेटिकली, मैं इसलिए इतना समझाने की फोर्स दे रहा हूँ कि जब आप 11th 12th में मैथ लोगे ना, तो आपको जो सिंबॉलिकल मैथ को समझना ज्यादा आना चाहिए। ये लिखा तो किसको रिप्रेजेंट कर, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिख देगा 4q प्लस 1, बोलेगा एक सम संख्या, एक विषम संख्या को 4q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। तो बोलोगे क्यों होगा भाई, ये विषम क्यों होगा। तो आप इसमें 2 से भागा देख लीजिए, अगर भाग लग गया तो सम होगा, नहीं लगा तो विषम होगा। क्लियर है। तो आपको आगे जब 11th 12th में जाइएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 11th 12th को भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पे सिंबल का यूज करने पे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है समझने में। तो आप सिंबल को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करना सीखिए। मैथ यही है, हर बार आपको लैंग्वेज में नहीं लिखा रहेगा, सिंबल यूज करके ज्यादा लिखा जाता है। तो जब कभी भी आपको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दिखे तो यह विषम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 4q प्लस 1 लिख दिया तो मतलब विषम होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसको समझ, इतना समझ में आएगा कि यह विषम को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि 2 से भागा नहीं लगा। फिर पहले ही वाला जिसे क्वेश्चन में लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, विषम तो बाद में लिखें, धनात्मक पूर्णांक है और
बी बराबर 4, घातांक पूर्णांक ए लिए और बी बराबर 4 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर 4q प्लस आर, जहां आर जो होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे आर को क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर हो जाएगा 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। ध्यान रखिए एक बार में कोई एक ही होगा, इसलिए या करके लिख रहे हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, यानी कि एक बार में तीनों आ जाएगा। इसलिए या एक ही पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ, चारों पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं आएगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं क्या, 4q, एक बार आर की जगह पर 0 रखते हैं, ए बराबर यह हो सकता है 4q प्लस आर की जगह पर 1 लिख सकते हैं, या ए बराबर हम लिख सकते हैं 4q प्लस 2, या ए बराबर लिख सकते हैं 4q प्लस 3। ये 4 पॉसिबिलिटी ए का बनेगा। ए हमने माना था घनात्मक पूर्णांक है, और तो हम इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ए बराबर 4q और ए बराबर 4q प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ए बराबर 4q प्लस 1 और ए बराबर 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसीलिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक घनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। क्लियर? तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपने समझा होगा यूक्लिड का जो बेसिक्स है वो कुछ और नहीं, वो एक भाग का एक नियम है। बस उसको हम भाग की तरीका से ना लिख करके एक स्टेटमेंट की तरीका से लिखते हैं। उसमें हमने ये समझा कि जो शेषफल होता है उसका क्या मिनिमम रेंज होता है और क्या मैक्सिमम रेंज होता है, उस रेंज को भी समझा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी संख्या में 5 से भागा दिया गया है, तो बोलेगा कि उसमें 5 से भागा दिया गया है, तो आप ये बताइए उसमें शेषफल के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो 5 से भागा दिया तो 0 1 2 3 4, इतने से हो सकता, 5वां नहीं होगा। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप जो हम समझाएं उसको एक बार रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, और जो भी आपको क्वेश्चन मिले एनसीईआरटी में या फिर कहीं, आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन जब भी आपको कहीं मिले तो आप उसको सोल्व करें, आप उसको सोल्व करने का ट्राई करें। प्रोसेस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, और पीछे एक एसएफ निकालने वाला क्वेश्चन आएगा। यही 2 तरीका का क्वेश्चन 10th में पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं पूछेगा। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और फिर से आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, 1.1 है, उसको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।